सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक प्रोवर्ब के साथ। ये नेटिव अमेरिकन प्रोवर्ब है, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो देखो, सिंपल और बहुत ही रिलेवेंट प्यारा कोट है। क्लाइमेट चेंज से या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका आ जाता है, इसका सिंपल मतलब है कि हमारी एज अ ह्यूमन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट। हम बेसिकली क्या समझते हैं कि हमने इस प्लेनेट को ओन कर लिया है, खरीद लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो प्लैनेट है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये बेसिकली हमने इनहेरिट करा है अपनी फ्यूचर जनरेशन से। सो इसका सिंपल मतलब है क्या कि हमें सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल वे ऑफ जो मेथड होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही एनवायरनमेंट को हमें अब हमारी आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसको देनी है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो उस जनरेशन का जो एनवायरनमेंट है वो ही हम यूज़ कर रहे हैं। अगर सस्टेनेबली यूज़ करेंगे तो ही हम एक अच्छा कल अपनी फ्यूचर वाली जनरेशन को दे पाएंगे। तो यही कुछ मतलब है इस कोट का कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, कि हमने इस अर्थ को अपने पूर्वजों से नहीं लिया है, ये बेसिकली हमने उधारी कर रखी है। किससे? अपने बच्चों से, कि जैसा हम इस एनवायरनमेंट को यूज़ करेंगे वैसे ही हम एनवायरनमेंट अपने बच्चों को देंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए दिल्ली का पॉल्यूशन, ठीक है। दिल्ली का पॉल्यूशन ले लीजिए कि अगर हम और ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा जो हमारे मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे। तो बेसिकली यही मतलब है इस कोट का कि ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, और इसको हम अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सस्टेनेबल वे ऑफ मेथड को यूज़ करें, ताकि हम इस एनवायरनमेंट को अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सके। तो यही कुछ मतलब है इस कोट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही रिलेवेंट कोट है हमारे क्लाइमेट चेंज जैसे जो टॉपिक्स है, एनवायरनमेंट जैसे जो टॉपिक्स है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अब एनवायरनमेंट का वेटेज बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2024 के आप क्वेश्चन देखोगे तो दिखेगा आपको कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक अब आने लग गए हैं। पहले ऑल्थो जो था बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारा रहता था, लेकिन अब एनवायरनमेंट का एंगल भी उसमें एंटर होने लगा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना डिस्कशन करेंगे। ऑल्थो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 जो एडिटोरियल्स हैं स्पेशली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक नया एंगल और दे रखा है, और बहुत ही प्यारा एंगल है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ही जो हमारा पेपर है, स्पेशली पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ईजी होता रहेगा, क्योंकि हमें नॉलेज होगी और नॉलेज होने के बाद हम ईजिली हर चीज़ को लिख पाएंगे। तो देर नहीं करते, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरा जो वर्ल्ड है वो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उससे निपट रहा है, उससे जूझ रहा है बेसिकली देखा जाए। और इससे निपटने के लिए हमारा एक वर्ल्ड लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम UNFCCC के बारे में जानते हैं। UNFCCC क्या होता है, क्या नहीं होता, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो इसी UNFCCC की एक कॉप हुई थी जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। उसके अंदर डिसाइड हुआ था कि हम जो है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए बेसिकली 1.2 डिग्री सेल्सियस जो हो गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, वहाँ तक करने की कोशिश करें। मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है क्लाइमेट चेंज का जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको ब्रेक करने की, रोकने की कोशिश करेंगे। ये कुछ डिसाइड किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में, और इसके लिए हम टारगेट्स लेके आए थे। वो क्या थे? NDC, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे जो बच्चे लगातार जो डेली डिस्पैच डिस्कशन को सुनते हैं उनको पता है NDC क्या चीज़ है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया ने अभी क्या करा है बेसिकली, जो NDC है हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हम जो है अपना जो हमारा एमिशन हो रहा है, CO2 जो एमिशन हो रहा है उसके इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। तो इंडिया ने कुछ टारगेट्स ले रखे हैं ऐसे NDC के अंदर, ठीक है। तो इस NDC टारगेट को इंडिया ने थोड़ा सा अपडेट करा है। क्या अपडेट करा है देख लेते हैं। कि इंडिया ने बोला है कि 2030 तक जो हमारी GDP का 45% जो एमिशन होता था, ठीक है, एमिशन जो इंटेंसिटी हमारी GDP की 45% जो है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमने एमिशन रिडक्शन टारगेट रखा है 45% ऑफ अवर GDP, कहाँ से? 2005 के लेवल से। और कब तक करेंगे? 2030 तक करेंगे। तो ये एक हमने एक अपडेट करा है अपना टारगेट NDC का। दूसरा टारगेट है हमारा क्या, कि हमारी जो पावर कैपेसिटी है, तो क्यूमुलेटिव जो पावर कैपेसिटी है उसमें 50% का हमारा टारगेट है क्या, कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। और आप सभी को पता है कि मेजॉरिटी जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है, ठीक है, हमने इसको भी डिस्कस करा हुआ है।
तो अब ये भी हमारा एनडीसी टारगेट है कि 50% अराउंड जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से हम प्रोड्यूस करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल या फिर आप बोल लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर हो गया, नॉन फॉसिल फ्यूल है, विंड हो गया, नॉन फॉसिल फ्यूल है, वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो हमारा थर्मल पावर है ये डोमिनेट करता है हमारे यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ प्रयास हैं किस चीज़ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। किसके लिए बचाने के लिए? हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, जैसे हमने अमेरिकन प्रोवर्ब देखा था हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। यहाँ पे मेजर जो इशू है वो क्या डिस्कस कर रखा है इस एडिटोरियल में, ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तब जाके ये जो पूरा एडिटोरियल ये अच्छे से समझ आएगा। मेजर इशू यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि हमारी इंडिया, ठीक है, हमारी इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, आप सभी को पता है। हमारी इंडिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों वहाँ पे प्रोड्यूस होती है? क्योंकि वहाँ पे जो है कोल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो 100% वहाँ पे कंजम्प नहीं करते, मतलब 100% जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करते हैं वो कंजम्पशन नहीं करते उसका, बाकी जो है वो सेल कर देते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो कम है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो रखी है। ये इस अब आप बोलेंगे कि सर इसका क्या मतलब है कि एक कई स्टेट में जैसे झारखंड वगैरह हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कंजम्पशन कम है। कई स्टेट हो गए जैसे गुजरात वगैरह हो गया, दिल्ली भी इसमें आ गया लेट से, तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कम हो रही है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा हो। इसका क्या मतलब है? देखो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि कोलेस हो रही है, धुआं फैलेगा। ठीक है, वहाँ पे पॉल्यूशन फैलेगा, पॉल्यूशन से वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जो है कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ होगी। तो यहाँ पे उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कुछ इनिशिएटिव लेके आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे ये बता रखा है कि उन स्टेट के पास जो है टैक्स लगाने की पावर, क्योंकि प्रोडक्शन पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे हम टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि उन स्टेट के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे वो टैक्स नहीं लगा सकते। तो कुछ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि उनके लिए कुछ जो है टैरिफ वगैरह लेके आने चाहिए, या जीएसटी में से कुछ ज़्यादा हिस्सा जैसे फाइनेंस कमीशन होता है उनको देना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो कंजम्पशन पे जो है टैक्स लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को इस एडिटोरियल में जो मेन एंगल है वो ये है। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आप सभी को। तो यहाँ पे यही बता रखा है थर्मल पावर और कार्बन एमिशन। इंडिया में जो टोटल हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, वो कितनी है? 4,56,757 मेगावाट। ठीक है, और इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बेसिकली शेयर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा है, 53.4% है। और थर्मल पावर हमारे यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करता है, आप देख सकते हैं अराउंड ये कहीं ना कहीं 60% कुछ है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे भी बता रखी है। और हमारा जो इंडिया है नेक्स्ट ये बता रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो कार्बन तो एमिशन होगा ही होगा। और यहाँ पे यही बता रखा है कि हमारे इंडिया में 20,794 किलो टन जो है वो कार्बन प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से। तो बेसिकली यहाँ पे यही बता रखा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे पॉल्यूशन होगा, ये यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कोयले से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है? ऑल्थो ये जो परसेंटेज है 59.12% है, अराउंड बोले तो 60% है, ये पहले से कम हुआ है, पहले 73% था। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्योंकि हमारे टारगेट्स भी है, ठीक है, उसके लिए प्रयास कर रही है। जैसे 50 गीगावाट्स प्रोड्यूस करने का 2030 तक वो जो टारगेट्स है उसके लिए प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिड्यूस हो रहा है ये उसी का एफर्ट है। ठीक है, अब स्टेट वाइज बात करें, क्योंकि हमने देखा था कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, कुछ स्टेट है जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो वो स्टेट कौन कौन से हैं, यहाँ पे वो भी स्टेट वाइज रिवाइज कर रखा है इसको। तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉन रिन्यूएबल है, ये यहाँ पे बता रखा है कि महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मतलब वही धुएं वाली। ठीक है, तो महाराष्ट्र उसमें नंबर 1 है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आ गया, फिर गुजरात आ गया। ये जो दे रखा है यहाँ पे डेटा, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारीकी में हम कभी नहीं जाते, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है। अब रिन्यूएबल की बात करें तो अपना राजस्थान है रिन्यूएबल में, राजस्थान रिन्यूएबल में लीड करता है, जहाँ पे क्योंकि शायद वहाँ पे जो है सोलर से रिलेटेड बहुत सारे प्लांट है, इसलिए वहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है
कैपेसिटी लीड करती है। तो हमने ये देख लिया कि महाराष्ट्र में जो है धुएं वाली इलेक्ट्रिसिटी है, और हमारे राजस्थान में क्या है कि बिना धुएं वाली इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कौन उसमें लीड करता है ये हमने थोड़ा सा समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है जो मैंने आपको समझाई थी कि मेजर जो पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कंज्यूम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना वो कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, उत्तर प्रदेश हो गया, जितना उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है सिर्फ 40% जो है वो कंज्यूम करता है, बाकी 60% सेल कर देता है, ठीक है। अब गुजरात यहाँ पे कौन है? गुजरात है हमारा हाईएस्ट, जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वो है हमारा गुजरात। जितना भी एनटीपीसी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एनटीपीसी प्लांट पता ही है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसका हाईएस्ट जो है वो कंज्यूमर कौन है? गुजरात है हमारा। ये यहाँ पे बता रखा है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि स्टेट वाइज थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएशन भी है, और यहाँ पे वो बता रखा है वही सारी चीज़। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो हो गया वो हाईएस्ट सेलर है, मतलब छत्तीसगढ़ जो है वो मैक्सिमम एनर्जी जो वो प्रोड्यूस करता है कोयले से वो सेल कर देता है। सबसे नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ आता है। अब आप बोलेंगे सर वो महाराष्ट्र कौन था? महाराष्ट्र था जो धुएं वाली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसमें नंबर 1 है। छत्तीसगढ़ हमारा हाईएस्ट नंबर सेलर है, जितनी प्रोड्यूस करता है उतनी वो उस सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ सेल करता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश हो गया, फिर हिमाचल हो गया, और सबसे ज़्यादा खरीदता कौन है? वो है हमारा गुजरात, ठीक है। शायद वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है इसलिए गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। तो ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी हमें कोट करना होगा, स्टेट सेंटर का रिलेशन आ गया, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो है फोल्डर पॉइंट का काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। एक स्टेट है जो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है, एक स्टेट है जो कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है। अब इशू कहाँ पे आता है? इशू आता है यहाँ पे, देखो कंपनसेशन इशू, ये है सबसे मेजर इशू यहाँ पे स्टेट्स के बीच में। तो ये जो कंपनसेशन इशू है ये सेंटर स्टेट के रिलेशन जब आएंगे या बिटवीन द स्टेट का कुछ आता है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है रिलीवेंट फोल्डर पॉइंट का काम कर सकता है, और क्लाइमेट चेंज के अंदर तो ये है ही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना और थोड़ा सा इसको नोट करके रखना आपने जो भी जो है सेंटर स्टेट से रिलेटेड कोई जो है अगर नोट्स बना रखे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो कंपनसेशन इशू क्या है यहाँ पे? देखो यही चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी और एनवायरनमेंट रेगुलेशन हमारे यहाँ पे जो है वो स्टेट्स को जो जनरेट कर रही है उसको कंपनसेशन ही नहीं प्रोवाइड कराते। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वहाँ पे धुआं फैल रहा है, अब उसको तो कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो तो कंपनसेशन प्रोवाइड ही नहीं कराते, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद ये देखो कोयला रिच जो स्टेट है जैसे हमारे झारखंड वगैरह हो गए, वो मैक्सिमम जो बर्डन है पॉल्यूशन का उसको बियर करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना, देखो जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई टॉपिक आ गया उसको भी लिख देना है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल से बात आती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अपोजिशन में जब कोई पॉइंट कहा जाता है तो उसको एक पॉइंट ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करेगा कि जो पॉल्यूशन का जो पाइप होता है, ठीक है, उसको चेंज कर देगा। कैसे कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि क्यों ऐसा बोलते हैं जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे एडिटोरियल्स वगैरह लिखते हैं, वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आएंगे इंडिया के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं तो उससे पॉल्यूशन लेवल इतना कम नहीं होगा, लेकिन जो पॉल्यूशन का जो पाइप है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। कैसे? पहले तो जो हमारी डीजल वाली बसें थी वो दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाती थी, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक बसें आ गई, वो पॉल्यूशन दिल्ली में कम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रही है कहीं ना कहीं। वो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? वो हो रही है हमारे पुअर स्टेट में जो रिसोर्स रिच स्टेट है, ठीक है। वो रिसोर्स रिच स्टेट है, वहाँ पे रिसोर्स कर्ज भी लग जाता है तो वो पुअर स्टेट में काउंट होते हैं। तो वहाँ पे अब जो है पॉल्यूशन ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से इम्पोर्ट होगी। तो ये जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल के अपोजिशन में कहा जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है हमें कि कोल रिच जो स्टेट है जैसे हमारा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ जो पुअर स्टेट है जहाँ पे रिसोर्स रिच जिसे स्टेट कहते हैं, यहाँ पे अब जो पॉल्यूशन बर्डन है वो बढ़ेगा, पॉल्यूशन बर्डन बनेगा, हेल्थ से रिलेटेड जो बर्डन है फिर वो बढ़ेगा, तो उनको जो है कंपनसेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल में यही बताया गया है कि हमारे रेगुलेशन जो है वो ऐसा कुछ प्रोवाइड ही नहीं करवाते, ठीक है। और एक चीज़ और है, क्या चीज़? देखो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, ये कोई लेवी टैक्स वगैरह लगा नहीं सकते पावर जनरेशन में, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूम कर रहे हैं जैसे गुजरात हो गया, ये टैक्स लगा सकते हैं। तो देखो ये भी अपने आप में दूसरा पॉइंट है क्या कि जो प्रोड्यूस कर रहा है एक तो पॉल्यूशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, कंपनसेशन उसको मिल नहीं रहा है।
तीसरा जो है वो उस पर टैक्स भी नहीं लगा सकता, ये चीज़ भी यहाँ पे बता रखी है। लेकिन जो दूसरा स्टेट है जो वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन लेवल भी कम हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो इंपोर्टर है, नेट इंपोर्टर है, उसके बाद वो उस इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स भी लगा रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है वो स्टेट कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री कर रही है, सेंटर मिनिस्ट्री कर रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है 2013 के अंदर ऑर्डर, 23 के अंदर ऑर्डर आया था, उसने ही प्रोहिबिट कर दिया था कि कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाना जनरेशन के ऊपर। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, और ये जो है जीएसटी वगैरह से भी एग्जाम्प्ट होते हैं। तो जो पुअर स्टेट है कहीं ना कहीं उनको जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भुगतना पड़ रहा है, चाहे उसको आप बोल लीजिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंट हो गया या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर जनरेशन हो गया, वो उनको भुगतना पड़ रहा है पॉल्यूशन के लेवल पे। और कोई जो स्टेट है, जो हमारी सेंटर है, वो उनको कोई कंपनसेशन भी प्रोवाइड नहीं करा रही। ये मेन इशू है जो यहाँ पे बता रखा है। तो करना क्या चाहिए? देखो करना वही चाहिए जो हमें समझ आ रहा है कि इनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, और यही सजेशन हमारा यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि ये मेजर पॉल्यूशन बर्डन वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। इनको अलाउ करना चाहिए कि स्टेट जो है वो टैक्स लगाए पावर जनरेशन पे, इनको अलाउ करना चाहिए सेंटर को, ये यहाँ पे बता रखा है। और या फिर ऐसा नहीं करते तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो सेंट्रल टैक्स जो कलेक्ट करती है वहाँ से एक जनरेशन टैक्स लगा के उसको ट्रांसफ़र कर दे, या जो फाइनेंस कमीशन हमारी है वो ग्रांट दे दे इन स्टेट्स को जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे निपटने के लिए, या फिर जो है जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी लाने के लिए ये चीज़ कर सकती है वहाँ पे, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन भी जो है अपनी रिकमेंडेशन को अलाइन कर सकती है इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट से। ये सारे सजेशन जो है यहाँ पे बता रखें। तो आई होप थोड़ा सा एक नया एंगल आपको पता चला होगा, और काफ़ी ये यूज़फुल था, काफ़ी जगह इस 4 पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 2 के लिए ऐसे राइटिंग का टॉपिक है, इसको लिखने की कोशिश करना। लिखने के बाद जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें भेज सकते हैं। जिसको नहीं पता, जिन बच्चों को नहीं पता डिस्कशन ग्रुप कहाँ पे है, तो देखो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहला जो लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, हमारा हेमंत्रा CAPF टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर जाके जो और बच्चे हैं, ये PDF आपको वहीं मिल जाएगी, और जो और बच्चे हैं वो डिस्कस करते रहते हैं। डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी आप ऊपर देखेंगे सेटिंग वगैरह में, तो वो आपको मिल जाएगा। तो डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो बच्चों, और वहाँ पे जो बच्चे इनिशिएट करते हैं, जो बच्चे लिखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, उनको अप्रिशिएशन देने की ज़रूरत है। तो आप वहाँ पे उनका थोड़ा जो ऐसे होता है उसको रिव्यू करा करो, देखा करो कि वो कैसे लिख रहे हैं, राइटिंग स्किल कैसे है, और उसी के हिसाब से आपको भी अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करने हैं। तो वही चीज़ कि नॉलेज बांटने से बढ़ेगी, और अब आप ये जो नॉलेज है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको लिखने की ट्राई करना, कल के ऊपर मत छोड़ना, क्योंकि कल करते हुए बहुत टाइम हो गया है, और अब लिखना चालू करो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा CEC। अभी जो है हमारे चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। कुछ एक विवाद चल रहा है इलेक्शन कमीशन को लेके, वो क्या विवाद चल रहा है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे जो है CPF में इससे रिलेटेड आ सकता है, और पहले भी जो है ऐसे ही टॉपिक पूछता है हमारा पेपर के अंदर, पेपर 1 में। तो देखो जो मेन इशू है वो क्या, हमारी जो कांग्रेस है वो बोल रही है कि अभी जो गवर्नमेंट एक्ट लेके आई है उसको थोड़ा सा जो दोबारा से है ना वो देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। तो अभी कोर्ट में ये सारी चीज़ चल रही है। तो देखते हैं मेन इशू क्या है। मेन इशू है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में देखो, अपॉइंट करता कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट करता है। क्यों, कैसे करता है? जब अपॉइंटमेंट पैनल जो है रिकमेंडेशन देता है चीफ इलेक्शन प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है। उस अपॉइंटमेंट पैनल के ऊपर इशू है। क्या इशू है? जो अपॉइंटमेंट पैनल है उसके अंदर 3 लोग हैं, एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, दूसरे हमारे होम मिनिस्टर जी, और तीसरे हमारे अपोजिशन लीडर मतलब राहुल गांधी जी, ठीक है। तो यहाँ पे इशू गांधी जी हमारे राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो हमारे PM हो गए प्लस हमारे जो होम मिनिस्टर हो गए, ये तो एक ही पार्टी है, ठीक है। इनके तो 60 गांठ है, तो मेजॉरिटी तो यही है। मेरा आने का मतलब क्या हुआ? ये उनका जो है मेन कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी डिसीजन होगा, ठीक है। तीनों की सहमति तो चाहिए नहीं, मेजॉरिटी डिसीजन चाहिए। और PM हो गए और हमारे होम मिनिस्टर हो गए, दोनों तो एक ही पार्टी के हैं, तो ये दोनों तो आपस में तालमेल इनका पहले ही बैठा हुआ है। तो मेरे को लाने की ज़रूरत क्या है? इस पैनल की ज़रूरत क्या है? सीधा ही आप जो है अपॉइंट कर दो। ये बेसिकली उनका कंसर्न है। तो हमें बस उनका ऑब्जेक्शन बेसिकली यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी 2023 की जजमेंट में बोला था कि 3 मेंबर की पैनल होनी चाहिए। एक हमारे प्रधानमंत्री जी हो जाएं, एक हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाए, और एक मैं हो जाऊँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाए, ठीक है। तीनों मिलके जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर लेंगे, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। क्यों? ये हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए, ये हमारे लेजिस्लेटिव हो गए, और ये हमारे जुडिशरी हो गए।
तो चेक एंड बैलेंस यहाँ पे बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव है और एक हमारा कौन है, लेजिस्लेटर है, ठीक है। ऑन तो इनकी ड्यूअल मेंबरशिप है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है तो अपने फेवर के लिए कोई ऐसा बंदा लेके आएगा जो उनका फेवर करे। तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो बनेगा वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है इन्फ्लुएंस तो होगा जो अब अभी करंट पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये बेसिकली हमारे राहुल गांधी जी का जो कंसर्न है जो यहाँ पे बताया गया है। तो हमें बस यही जो है वो देखना है कि ये सारी चीज़ चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करो। देखो ये हमारा पुराना डेली डिस्पैच है, इस पर क्लिक करा, ओपन सफारी खोला, सफारी खुलते ही जो है आपका वो डेली डिस्पैच यहाँ पे खुल जाएगा। ये खुल गया हमारा 9 जनवरी का, ठीक है। 9 जनवरी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो 9 जनवरी का जो हमारा डेली डिस्पैच डिस्कशन है उसको एक बार देख लेना बच्चों, ठीक है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रखी है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करना। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को रिवाइज करने की कोशिश करना और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो तुम्हें इसका आंसर पता है या नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस। अभी हुआ क्या है, अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी सीतारमन्ना जी है, उन्होंने बोला है कि ये जो डिपॉजिट जो होता है अभी 5 लाख तक की लिमिट है कि अगर लेट से तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉड वगैरह हो गया, बैंक वगैरह डूब गया, तो तुम्हारे डिपॉजिट पे 5 लाख रुपए तक तुम्हें दे देंगे, ठीक है। हमारी सीतारमन्ना जी बोल रही है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं दोबारा, ठीक है। अभी बढ़ाया नहीं है, बढ़ाने की बात चल रही है। तो इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि इसको पहले भी बढ़ाया था, ठीक है। पहले 1 लाख रुपए था, लेकिन 2020 के अंदर जो बैंक डूब गया था हमारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था न्यूज़पेपर में भी आया था कि बहुत सारे लोग जो हैं शायद वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस होके या फिर कुछ अफवाह वगैरह फैल गई थी, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे पैसा निकलवाने के लिए चले गए थे। और अब जब एक साथ जो है सारे लोग पैसा निकलवाने के लिए पहुँच जाएंगे तो बैंक पे इतना कैश रहता नहीं है, तो वो फॉल्ट हो गया था, डिफ़ॉल्ट हो गया था बैंक, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो क्रेडिट डिपॉजिट लिमिट है बेसिकली ये लोगों को भरोसा दिलाने के लिए होती है कि भाई बैंक में पैसे जमा कराओ, तुम्हारे बैंक पे इंश्योरेंस हम दे रहे हैं कि जो पैसे के तुम्हारे कुछ हो गया तो हम देंगे, ठीक है। अगर बैंक वगैरह फेल हो गया तो 5 लाख रुपए तक की राशि जो है हम देंगे, वो रेज़ कर दिया था, ठीक है। अभी दोबारा इसको रेज़ करने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है भी, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन है एक, बेसिकली इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो आपके जो बैंक में पैसे जमा होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसका कॉर्पोरेशन का नाम क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। इंश्योर करती है मनी डिपॉजिट जो आप कस्टमर कर रहे हैं उसको इंश्योर करती है कि 5 लाख रुपए तक का भी है तो 5 लाख रुपए तक जो है आपके वो मिल जाएंगे अगर जो बैंक वगैरह फेल वगैरह कुछ भी हो गया तो, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और ये ऐसा नहीं है कि रूल है, ये एक्ट है, मतलब ये पार्लियामेंट ने पास करा है, ये लीगल है, ये लीगलाइज्ड है, ठीक है, ये लीगल है। समझ गए ना इसको कि ये जो है लीगल प्रोसेस, ये लीगल में आता है कि कानून की तरफ से वो बाध्य है, हमारी जो सरकार है वो बाध्य है आपको 5 लाख रुपये तक प्रोवाइड कराने के लिए अगर बैंक फॉल्ट हो गया। ये कौन सा एक्ट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, ठीक है। ये जो हमारी कॉर्पोरेशन है बेसिकली आरबीआई के अंडर आती है और फुल्ली जो है ये सब्सिडरी है, 1968 में ये आई थी। तो थोड़ा थोड़ा ये जो हमारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से फंड मैनेज किए जाते हैं इस बॉडी के द्वारा, हमारी जो कॉर्पोरेशन है, देखो इसके अंदर एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड। ये क्या है ये जो हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड है ये है कि लेट से बैंक फेल हो गया तो उस केस में, तो ये फंड में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंड में पैसे आ रहे हैं कि जब आप बैंक में जमा करवाते हैं तो जो बैंक है वो अपने आप को इंश्योर करने के लिए ये इंश्योरेंस लेता है, तो बैंक प्रीमियम देता है, आप नहीं देते, ठीक है। तो ये वहाँ से फंडिंग आती है। दूसरा है क्रेडिट गारंटी फंड। क्रेडिट गारंटी फंड है कि अगर लेट से कि बैंक में पैसा पड़ा है जो उधारी वगैरह ले रखी है और वो डिफॉल्टर हो गए, लेट से मालिया वगैरह पैसे ले लगा के भाग गए, तो ये जो क्रेडिट गारंटी फंड है ये प्रोवाइड कराएगा उनको, ठीक है। उसके बाद एक जनरल फंड होता है जो ये जो DICGC मैनेज करता है, वो अपना जो उसका खर्चा होता होगा ऑपरेशन वगैरह, एम्प्लॉयज़ वगैरह को हायर करना, फायर करना, ये सारी चीज़ कागज़ किताबों का, कंप्यूटर वगैरह का खर्चा जो होता है वो वहाँ से इस फंड से, जनरल फंड से आता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए 3 तरह के फंड यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से बैंक जो है इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैंक के कवर होते हैं, जो नहीं होते उसको ज़रा ध्यान रख लेना। प्राइमरी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो नहीं होती इसमें कवर, कोऑपरेटिव बैंक कवर होते हैं, लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो इंश्योर्ड नहीं है अंडर हमारी ये जो कॉर्पोरेशन है उसके अंडर। बस इतना याद रखना। बाकी जो फॉरेन बैंक हो गए, लोकल बैंक हो गए, रूरल बैंक हो गए और जो हमारे कोऑपरेटिव्स बैंक हो गए वो सारे तो इसके अंदर आते ही हैं। बस ये प्राइमरी
जो PCS वाला होता है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो इसके अंदर नहीं आती। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो तुम्हें आता है इसका आंसर या नहीं आता, समझ आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। DDoS अटैक, क्या चीज़ होती है DDoS अटैक? देखो हमारा कावेरी 2.0 जो पोर्टल है कर्नाटका पे, उस पर ये DDoS जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है। क्या होता है इस पे? बेसिकली इस पे ये होता है कि लेट्स से कि कोई आपका सर्वर है, ठीक है, उस सर्वर पे काफ़ी सारे जो हैं कंप्यूटर वाले हैं, लेट्स से किसी हैकर ने काफ़ी सारे कंप्यूटर को हैक कर लिया, इनका सर्वर हैक कर लिया। अब यहाँ पे इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर पे। अब यहाँ पे टू मच रिक्वेस्ट आएगी, कौन सी फेक है कौन सी फेक नहीं है, इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, सर्वर का पता नहीं लगा पाएगा। और इसी अटैक को हम क्या कहते हैं? DDoS अटैक। समझ आ गया ना क्या होता है DDoS अटैक? कि एक लेट्स से बहुत सारे जो है कंप्यूटर से, कंट्रोल सर्वर से किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो भेजी जाती है, तो वो पता नहीं लगा पाता बेसिकली कि कौन सी रियल है कौन सी फेक है, और वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं क्या? DDoS अटैक। इससे होता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है डाटा वगैरह लीक हो जाता है, लेकिन जो वो सर्वर है पर्टिकुलर उस या कोई वेबसाइट वगैरह है, उसकी जो इज्जत बनी हुई है मार्केट में वो धूमिल हो जाती है, वो रेपुटेशनल डैमेज हो जाता है। ठीक है, लेट्स से अमेजोन है, अमेजोन पे ऐसे टू मच रिक्वेस्ट आने लगे, अब अमेजोन चलेगा नहीं, हम कहेंगे यार फालतू की वेबसाइट है, चलती तो है नहीं, स्लो है, उसे कहते हैं DDoS अटैक। समझ आ गया ना? बस समझने वाली बात है ये। अब यही न्यूज़पेपर की कटिंग है, देख लो क्या होता है, इससे मैक्सिमम चीज़ें समझ आ जाएगी। ये रहा हमारा बोट हर्डर, मतलब यही हमारा वो जो है खुफिया जासूस जो इसको कर रहा है, ये हमारा बोटनेट हो गया। बोटनेट क्या चीज़ होती है? बोटनेट बेसिकली यहाँ पे देखो कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर, लेट्स से इसने कंप्यूटर को हैक कर रखा है, उसे अब यहाँ इन कंप्यूटर से जो है रिक्वेस्ट भेजी जा रही है सर्वर के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोटनेट। बोटनेट मतलब जो कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स है उनको बोटनेट बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ होती है ऐसे करके। ठीक है, जो अभी बोला है वही सारी चीज़ है। बोटनेट बस थोड़ा सा याद रखना क्या चीज़ है। कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर है जहाँ से जो है टारगेटेड सर्वर के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर जो है बहुत सारा ट्रैफिक भेजा जा रहा है, बहुत सारी रिक्वेस्टें भेजी जा रही है। तो यही है यहाँ पे। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो इसका आंसर पता है या नहीं पता है तुम्हें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा अर्थक्वेक। देखो अभी कल ही हुआ था, शायद कल ही सुबह सुबह मेरा अलार्म बजा 5 बजे, 5 बजे बजा तो मैं सोचा 5-10 मिनट बाद उठूंगा, और 5-10 मिनट बाद तो बेड ऐसे ऐसे हिलने लग गया, तो मैं जल्दी से खड़ा होकर डेली डिस्पैच बनाने लग गया। ठीक है, तो वही चीज़ बताने की बात है। कल अर्थक्वेक आया था दिल्ली में, तो कितने रिएक्टर के स्केल का था यहाँ पे बता रखा है, 4 मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक रिएक्टर का स्केल था। तो यही चीज़ है, यही बता रखा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक से रिलेटेड शायद हमने कोई डिस्कस नहीं करा है। मैं सोच रहा था दिल्ली वगैरह में अर्थक्वेक आए तो ही तुम्हें बताऊं कि कैसे अर्थक्वेक होता है, तो चलो आ गया तो अब बता ही देता हूं। देखो अर्थक्वेक का कारण क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये दिल्ली में जो है, स्पेशली जो दिल्ली में अर्थक्वेक हुआ है, इसका क्या रीज़न है? देखो फॉल्टिंग, चलो पहले नीचे चलते हैं। ये देखो अर्थक्वेक होता कैसे है। अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि बच्चों को लगता होगा कि कभी कभार यूपीएससी में भी पूछ लेता है, स्पेशली सीएपीएफ में भी पूछ सकता है, सीएससी में तो पूछता ही रहता है ऐसे कि अर्थक्वेक जो है मैनमेड होता है या फिर जो है नेचुरल होता है। तो देखो दोनों तरह का होता है यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ लेके आया हूँ। एक होता है फॉल्ट जोन। फॉल्ट जोन मतलब क्या होता है कि लेट से दो परतें हैं, ठीक है, वो ऐसे पड़ी हुई हैं, ठीक है, ऐसे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे लेट से बारिश आ गई, यहाँ पानी रिसने लग गया, या फिर अंदर से कोई कोयले वोयले की लाइन जा रही है, यहाँ से गैस आ गया, तो ये रिसाव की वजह से क्या होता है, ये नीचे से रख जाती है, ये ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एकदम सरकाव हुआ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये वाला, ऐसे जैसे ये सरकाव होता है तो यहाँ से क्या होगा, कंपन पैदा होगी, सिस्मिक वेव्स पैदा होगी, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, उसे कहते हैं फॉल्ट जोन अर्थक्वेक। ठीक है, अब एक अर्थक्वेक आता है कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो ऐसे ऐसे प्लेटों पे तैर रही है। इंडियन ओशन प्लेट हो गई, ये हमारी यूरेशियन प्लेट हो गई, दोनों टकराती है, तो टकराने की बजाय ये क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट कर रही है। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे टकराएगी, टकराने की वजह से सिस्मिक वेव्स पैदा होंगी। वो कौन सी होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो भूकंप आता है उसको कहते हैं। और तो यहाँ पे माउंटेन एवरेज आ जाएगा थोड़े टाइम बाद कन्वर्जेंट बाउंड्री में, वही रीजन है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है वहाँ पे। इसीलिए जो है पहाड़ी रीजन्स पे, स्पेशली जो हमारा हिमालय वाला रीजन है, इसको कहते हैं सिस्मिकली सेंसिटिव एरिया। हमने देखा था ना वो चाइना वहाँ पे वो डैम बना रहा है, तो वहाँ पे हमने बोला था सिस्मिक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे भूकंप आता रहता है। क्यों आता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से जो है आपस में दो प्लेट टकराती है, कंपन पैदा होती है, उसकी वजह से भूकंप आता है, उसे कहते हैं ये वाला। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा हो गया कोई ज्वालामुखी फट गया, जैसे हमने शायद वो देखा था, कोई एक ज्वालामुखी फटा था, हमने डेली डिस्पैच में देखा था ये वाला, उसकी वजह से जो भूकंप आता है उसको कहते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये तो तीनों जो है, ये जो तीनों भूकंप है,
ये एनवायरमेंटल भूकंप है, मतलब इसमें ह्यूमन का कोई लेना देना है नहीं। हम तो यार ज्वालामुखी लाएंगे नहीं, हम तो जो टेक्टोनिक प्लेट को धक्का देके जो है उसको हिलाएंगे नहीं, हमारे में तो इतनी ताकत है नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम डैम बना सकते हैं। लेट से हमने डैम बना दिया, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, ज्योग्राफी की बुक अच्छे से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। हमने कोई डैम बना दिया, लेट से डैम बनाने के बाद कोई फॉल्ट वगैरह, कोई क्रैक वगैरह आ गया किसी भी वजह से, उसकी वजह से एकदम से पानी जो आएगा उसकी वजह से जो भूकंप आएगा, ठीक है, उसे कहते हैं ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक, मतलब हमारे इंसान की गलती की वजह से आया। तो एनवायरमेंट भी होते हैं और ह्यूमन वाले भी होते हैं, ठीक है। दिल्ली में जो आया है वो हमारा फॉल्टिंग की वजह से आया है, जो हमने पहले वाला देखा था ना, जो दो पत्थर जो है आपस में चिपके हुए होते हैं, नीचे से खिसक जाते हैं, उसकी वजह से आया है। क्यों आया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो फ्रैक्चरिंग हुआ, वही कि पानी का रिसाव हुआ, उसकी वजह से रॉक इरोड हो गई, और जो रॉक थी उसमें फ्रैक्चर आने की वजह से वो ऊपर नीचे हो गई और हमारे यहाँ पे भूकंप आ गया। तो ये है नॉर्मल फॉल्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो फ्रैक्चरिंग, समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे फॉल्ट रीजन कौन सा है जिसकी वजह से दिल्ली में भूकंप आया, एक तो महेंद्र नगर है और दूसरा है सोना फॉल्ट, महेंद्र नगर फॉल्ट और सोना फॉल्ट, जहाँ से ये एनर्जी रिलीज हुई है, जो हमने कल देखने को मिली, ठीक है, न्यूज़पेपर में दे रखा था ये। तो अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलीज होती है, जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ से रिलीज होती है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हम फोकस, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं हम, फोकस या हाइपोसेंटर, दोनों कहते हैं, ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर। अब इस हाइपोसेंटर से एकदम 90 डिग्री का तुम कोण बनाओ, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, और जो ऊपर सबसे पहले जहाँ पे ये जो है वेव पहुँचेगी, सबसे पहले जो है अर्थक्वेक की जो वहाँ वेव पहुँचती है वो कहाँ पहुँचती है, एपीसेंटर में, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री तो शॉर्टेस्ट है, अब इधर जाओगे तो लंबा पड़ जाएगा, इधर जाओगे लंबा पड़ जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट एरिया कौन सा है, ये 90 डिग्री वाला। तो अर्थक्वेक की वेव जो अर्थ पे सबसे पहले पहुंचती है वो कहाँ पे पहुंचती है, एपीसेंटर पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये जो लाइन होती है सिस्मिक लाइन कह देते हैं, जो कनेक्ट करती है पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद फोल्ड जोन हो गया, फोल्ड जोन हमने ऑलरेडी समझ लिया, जो अभी देखा था स्लिपिंग वाला, वो फोल्ड जोन है। लेंथ यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो हमारी फोल्ड जोन होता है वो कहाँ पे होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में, शॉर्टेस्ट कहाँ पे होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट और फॉल्ट दोनों यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज मतलब मिक्स हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट फॉल्ट है वो हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब दो बाउंड्री आपस में मिल रही है, और जो शॉर्टेस्ट फॉल्ट है वो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, जो दो बाउंड्री आपस में अलग अलग हो रही है। एग्जाम्पल मिड ओशन रिज, ठीक है, मिड ओशन रिज में क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 4 है ना, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करो, देखो तुम्हें समझ आ रहा है ये वाला, ये जो क्वेश्चन दे रखा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो मनु भाकर, बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ईयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है, हमारी मनु भाकर को मिला है। तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। तो काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिल गए, कल भी देखा था हमने, आज भी देख लिया। तो शूटिंग में कोई भी आए तो मनु भाकर को लगा दो आंख बंद करके, तो मैक्सिमम चांसेस है कि सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आंख खोल के लगाना, ठीक है। तो यही था आज की हमारी डेली डिस्पैच डिस्कशन में। आई होप बच्चों अच्छे समझ आ गया होगा। सॉरी थोड़ा सा आज लेट हो गया, कल से दोबारा से हम टाइम पे लेके आएंगे अपना। अब रोज़ रोज़ भूकंप तो आता नहीं मेरे को जगाने के लिए, तो कोई नहीं, चलो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, इन्जॉय करा होगा। थैंक यू सो मच।